नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। पिछले एक हफ्ते में न्यायपालिका ने कोशिश की है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को राजनीति से दूर किया जाए, लेकिन राजनेता लामबंद हो गए हैं। वो चाहते ही नहीं हैं कि राजनीति में कोई भी सफाई हो। आखिरकार ऐसा क्यों है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला। स्वागत है आपका सीधी बात कार्यक्रम में। धन्यवाद। राजनीति में कुछ सफाई हो, इसकी कोशिश न्यायपालिका कर रही है, लेकिन सरकार, बाकी पार्टियां नहीं चाहती कि आपराधिक नेता राजनीति से दूर हो। क्यों आप चाहते हैं कि गुंडे मवाले जो हैं वो राजनीति में बने रहें? देखिए, सबसे पहले तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सरकार या राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि आपराधिक लोग जाएं पॉलिटिक्स से। सब चाहते हैं आपराधिक अपराधी। आपके मंत्री, कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी इस फैसला के खिलाफ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में न रहें, ये सब चाहते हैं। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन में आज नहीं, राजीव गांधी के ज़माने से जब वहाँ पे रिफॉर्म्स लगाए गए थे तब भी ये बात आई थी वहाँ से, और तब से इस बारे में प्रयास चल रहे हैं। अभी भी कोई इस तरह का जो व्यक्ति होता है, जो संगीन जुर्म होता है, उसके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। सब चाहते हैं, लेकिन आपराधिक व्यक्ति है कौन, ये तय कैसे होगा? किस कोर्ट का जजमेंट माना जाएगा? नीचे की कोर्ट का जजमेंट माना जाएगा, या हाई कोर्ट का माना जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा? इन सारी चीज़ों को लेकर अभी ये जो एक ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का जो निर्णय है, इसको लेके अभी अध्ययन चल रहा है। और उसके बाद ताकि उस व्यक्ति के साथ भी अन्याय न हो, कल को नीचे लेवल पे कहीं कोई मैनिपुलेट करके किसी के खिलाफ केस करा के किसी को फंसा, मर्डर किया हो, क्यों नहीं? मैं आपको कुछ आंकड़े पढ़ के बताता हूं। रेप, डकैती, मर्डर 1258 ऐसे एमएलएज और एमपीज हैं जिनके खिलाफ संगीन जुर्म के आरोप हैं। रेप, मर्डर, डकैती, इस तरह के लोगों को क्यों होना चाहिए राजनीति में सर? नहीं, अगर उन पे आरोप प्रूव है कोर्ट से, जिनको और कौन सी कोर्ट, यही तो समझने की चीज है कि किस अदालत से। अब ये सारी चीजें ऐसी, इनको लेके बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी और विरोधाभास है। सब चाहते राजनीति से अपराधियों का ये हो सफाया, लेकिन जो है उसके साथ साथ बिल्कुल सही जो अपराधी हो वही बाहर किया जाए। ऐसा क्या होता है? अपराधी क्या होता है? अपराधी होता है, और राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ये चाहता है कि जो आदमी जेल में हो उसको चुनाव लड़ने की, वोट देने की इजाजत ना हो। एक होता है आरोप लगना अंडर ट्रायल, और एक होता है कन्विक्टेड। तो जो एक जो है कोर्ट से बाकायदे कन्विक्टेड है, जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, वो चाहे वो मतलब हाई कोर्ट लेवल पे या उच्च स्तरीय कोर्ट पे, उसके खिलाफ अगर लगता है ऐसा कोई प्रावधान बनता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन पहले इस मामले में जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उसका अध्ययन हो जाएगा। और ये चीज़ तो जो है निश्चित रूप से सरकार, इस पे कोई सरकार थोड़ा अपराधी लोगों को चाहती है। क्या दिक्कत है? अगर आप देखिए झारखंड में किस तरीके से आपकी सरकार बन रही है, किन लोगों के साथ आपने टाई अप किया, किस तरह के चार्जेस उन लोगों पर हैं, उससे साफ हो जाता है कि यहाँ पे क्या गेम चल रही है। क्योंकि आपको आपराधिक छवि वाले नेताओं से फायदा मिलता है सरकार बनाने में। उनको कुछ करोड़ रुपए आप देते हैं, उनकी मदद से आपकी सरकार बनती है अलायंस के जरिए। हेमंत सोरेन के खिलाफ कौन सा अपराधी है? आप जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनके खिलाफ देखिए किस तरह के चार्जेस है, बहुत संगीन आरोप है। मेरे ख्याल से कोई इंडिपेंडेंट के खिलाफ टाई अप किसके साथ हुआ है? कांग्रेस जेएमएम का। नहीं, इंडिपेंडेंट एमएलए, अगर देखा ऐसा ना कि इंडिपेंडेंट एमएलए अगर गवर्नमेंट के अंदर है ना, तब तो ये सवाल पूछिए का हिस्सा है तो गवर्नमेंट के अंदर है, और किसके अंदर? गवर्नमेंट के अंदर है तब तो आप पूछिए। अभी तो उन्होंने कोई गवर्नमेंट के अंदर तो है नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं। अगर आपके अलायंस का वो हिस्सा है ऐसा तो गवर्नमेंट ही के तो अंदर है, अभी और आप किसके कह अंदर रहे है? हैं ऐसा होता ना कि सरकार के अंदर जो मंत्री होता है उसको सरकार के अंदर माना जाता। तो अभी जो है ऐसे तो पूरा ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जो एमपी एमएलए है वो कांग्रेस के अंदर है, सरकार के अंदर है। ये थोड़ी कि अगर वो एमपी है या मिनिस्टर है तभी वो सरकार के अंदर। ऐसा कोई भी सरकार, उसको इंडिपेंडेंट लोग सपोर्ट देते हैं, कई जगह नहीं देते। दोनों किस्म की बातें होती हैं। तो अभी तो तस्वीर साफ होगी ना, जब विधानसभा में बहुमत होगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट या जो एमएलए हैं, निर्दलीय एमएलए, अगर किसी सरकार को समर्थन देते हैं तो एक समर्थन देना हो। एक होता मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना, जब आप सरकार के कोई निर्णय लेते हैं तो एक मंत्री के रूप में लेते हैं। उन दोनों बातों में जबरदस्त फर्क है। नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग कहाँ से मिलती है, ये आरटीआई के तहत आना चाहिए। सब एक बार फिर से पार्टियां लामबंद हो गई कि नहीं हम नहीं बताएंगे। अरे बताइए ना, आपको पैसा कहाँ से मिलता है? देखिए, ऐसा है इस मामले में जो है, क्योंकि तमाम जगह छोटा चंदा लोग देते हैं। तो बताइए ना किसने चंदा दिया? तमाम राजनीतिक दलों से। और उस सबका डिटेल इतना ज्यादा ही होता है, उस सबका डिटेल देना बहुत मुश्किल हो, किसी के लिए मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। कमाल की बात। लेकिन 21वीं सदी का भारत है, कंप्यूटरीकरण का आपने नाम नहीं सुना? लेकिन उसकी सबसे बड़ी चीज है ना कि
जो CIC का निर्णय है उसकी आपको फिजिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ेगी ना, कितना प्रैक्टिकल है, कैसे लागू हो सकता है, क्या हो सकता है। तब सबने कहा था, बाबुओं ने कहा था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है, बन गई व्यवस्था, चल रही है RTI। अगर आपकी RTI लाया कौन? लाया कौन? तो अब बढ़ाइए, सरकार पॉलिटिकल पार्टीज में लाइए ना, फिर क्यों नहीं लाए? पॉलिटिकल पार्टी में क्यों नहीं लाए? मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना पैसा इकट्ठा कर पार्टी को। मैं कहता हूं आप पे क्यों नहीं RTI लग कर दीजिए लागू, उसमें क्या है? RTI जरूर होनी चाहिए। घुमाने वाली आप भी घुमाने, आप भी बात कर रहे हैं। BCCI का सवाल पूछा जाता है, आप यही घुमा रहे हैं। तो आपको घुमा रहा हूं, आप तो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपको पैसा कहां से मिलता है। जनता के माइंड को कौन कंट्रोल करता है? इस देश की जनता के माइंड को मीडिया कंट्रोल कर रहा, तो मीडिया हाउसेस भी लाए। आप भी तो मीडिया चलाते हैं, इसमें कोई बात नहीं हुआ। मैंने राजीव जी ऐसा है, मैं घुमाने नहीं दूंगा आपको, नहीं घुमाने में नहीं दूंगा आपको। सवाल सीधा ये है कि कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को किससे कितना पैसा मिलता है, ब्लैक में कितना मिलता है, व्हाइट में कितना मिलता है, चंदा की आप बात करें, आप बताइए ना, क्यों नहीं बताते हैं? क्या हेरा फेरी हो रही है, कहां से पैसा मिलता है, जनता जानना चाहती है, आप क्यों नहीं दिखाते हैं? देखिए ऐसा है कि जो जनता जानना चाहती जनता को दिया जाता, पूरा हिसाब किताब हर पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा है नहीं। चुनाव आयोग में जमा होता है ना, और चुनाव आयोग में कितनी रसीदें, कौन मेंबर बना, हर चीज दी जाती है वहां पे। इसलिए इसका जो प्रैक्टिकल व्यवस्था होगी वो प्रैक्टिकल व्यवस्था लागू होगी। प्रैक्टिकल लगता है कुल मिला के आप सब चीजें देखिए ना, कि अपराधी बने रहे, जेल में हो, कन्विक्टेड हो, आपको चुनाव भी लड़ने को मिले, वोट भी डालने को मिले, पैसा हम बताएं ना कहां से मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां चाहती ही नहीं कि चुनाव में, पॉलिटिक्स में कुछ सुधार हो। मुझे लगता है आप ऐसे बोल के, इस तरह के सवाल पूछ के जनता को गुमराह करने की बात तो कि आपने एक्सपर्टीज बनाई हुई है, जैसे सारे राजनीति में अपराधी लोग हैं, ऐसे आप आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए। इस वक्त एमपीज की अगर बात की जाए, 162 एमपीज के खिलाफ संगीन आरोप हैं। 162। आप हिसाब लगा के देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि इस तरह के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े हैं? जो कहे कोई 162 एमपी के खिलाफ संगीन आपराधिक नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ है हम सब लोग जानते हैं, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई हो रही। आज की जो अदालतें हैं वो जरा सा कोई आरोप किसी को नहीं छोड़ती हैं। संगीन आरोप कहना और आरोप होना अलग अलग। चलो अभी भी आप आरोप बोल रहे हैं, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो जो अपराध जिनको पर सिद्ध हुआ उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं, फिर वो अपील में चले जाते हैं। अपील में भारत की न्यायपालिका 15, 20, 25 साल लगा देती है। तब तक आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तब तक आप पैसा बना रहे हैं। एक तरफ तो आप न्यायपालिका को गुणगान कर रहे हो, बड़ा अच्छा फैसला दे दिया, और एक तरफ न्यायपालिका की आलोचना कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका 15 साल लगाई रहती है, ये तो हकीकत है। किसी को लटका देना, 15 साल बाद किसी को आपने छोड़ दिया तो क्या फायदा हुआ? उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई। नहीं, क्योंकि बाबुओं का तो ऐसा ही होता है। आपको सर्विस छोड़नी पड़ती है, राजनेता भी छोड़े अगर वो। आप ये नहीं कर सकते कि दाई मीठे दादा मीठे, दोनों बातें करो। एक तरफ तो न्यायपालिका ने हो जाए, साइड हो जाए, अगर आप बरी हो जाए तो वापस आ जाए, और दूसरी तरफ न्यायपालिका की आलोचना भी कर रहे हैं। नहीं, दोनों चीजें आप नहीं कर सकते। न्यायपालिका की आलोचना नहीं, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। वक्त लगता है अपील में, उसमें लगातार चुनाव लड़ते चले जाते हैं हमारे नेता, कन्विक्ट होने के बाद भी। ये गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। तो उसके बाद तो जनता की अदालत होती ना, जनता चुन के भेज रही है, उससे बड़ी कोई अदालत। मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, आप दबंग है अपने इलाके के, डर में खौफ में लोगों ने आपको वोट दे दिया, जनता की अदालत क्या हुई? ऐसा नहीं होता। मर्डर, सुप्रीम कोर्ट भी जनता के प्रति उत्तरदायी है। हर जज जनता, जस्टिस काटजू का ऑब्जर्वेशन है कि हमें लॉर्ड नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट के मानी कि जनता के हम नौकर हैं, इसलिए अब लॉर्ड कहने की परंपरा खत्म होनी चाहिए। जस्टिस काटजू का कोर्ट में ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और मेरे ख्याल से तो इस पे भी जस्टिस काटजू ने कुछ बोला है। क्या बोला? जस्टिस काटजू ने बोला है कि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, अदालतों का काम नहीं है, उनका काम कानून लागू करवाना है। और मेरे ख्याल से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालाकृष्णन ने भी कोई स्टेटमेंट दिया कि शायद ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर होना चाहिए। तो अभी इसको लेके तमाम राय आ रही हैं, ओपिनियन आ रही हैं, उसका देखते हैं कि किस ढंग से लागू कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रोटी इस तरीके से पक जाए कि साफ सफाई हो ना, एक बार फिर से चुनाव हो जाए, तमाम तरह के ऐसे लोग जिनसे आपको फायदा हो चुन के आ जाए। ये राजनेता बोल रहे हैं, ये फार्मर जजेस बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे वो बोल रहे हैं, हम थोड़ा बोल रहे हैं। उनमें आपस में इस बात को लेके तमाम तरह के विचार आ रहे हैं विरोधाभासी। तो एक बार जब सब तस्वीर सामने आ जाए तो इसमें विचार करेंगे। नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, 2002 के दंगों के लिए खेद जताया, लेकिन कांग्रेस ने बाल की खाल निचोड़नी शुरू कर दी। एक आपने फ्रेज उठा लिया जब उन्होंने कहा कि कुत्ते का बच्चा अगर गाड़ी के नीचे आ जाए तो अफसोस तो होगा ही। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं उसका एकदम गलत, आप उसी गलत तस्वीर आप पेश कर रहे हैं लोगों के सामने? कांग्रेस या राजनीतिक दलों ने इस बात को बाद में उठाया, सबसे पहले इसकी आलोचना मीडिया ने शुरू की। बड़े बड़े टीवी चैनलों पे इस पे प्रोग्राम हुए और सबने इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज किया। इसके राजनीतिक दलों ने इसको क्रिटिसिज्म शुरू किया, क्योंकि किसी इंसान की मरने की तुलना
एक कुत्ते की मरने की तुलना के बराबर से की जाए, इसको लेकर लोगों को थोड़ी सी आपत्ति, उनका इंटेंशन जो भी हो, लेकिन इस पे लोगों का एतराज था कि जिस तरह की आप मानते हैं कि इंटेंशन गलत नहीं था? सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जो छवि होती है वो निश्चित रूप से उसके शब्दों के साथ वो जुड़ जाती है। उनके बारे में लोगों का ख्याल क्या है? मैं नहीं समझता हूं कि भारत के ज्यादातर लोगों का उनके बारे में कोई ओपिनियन ऐसा है कि उन जो वो शब्द बोले उसको लेके कोई आपत्ति ना हो। ज्यादातर लोग उनकी बातों पे आपत्ति करते हैं। ऐसा है नहीं। अगर आप देखें बयानबाजी कि इस वक्त नरेंद्र मोदी लगातार देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री चॉइस के तौर पे उभर रहे हैं। उन्होंने सफाई उन्होंने इसके बाद उसकी सफाई भी, क्योंकि आप पीछे पड़ गए उनके सब जीवों, हमें क्यों पीछे, मीडिया पीछे पड़ गए, आप भी तो पीछे पड़े थे। और फिर कोई पपी एनोलॉजी हम लोगों की दी हुई, ये मीडिया का क्वाइन किया हुआ वर्ड है जिसको लगे लगातार चल रहा है। और उनके बारे में छवि ऐसी है, वो कुछ भी किसी के लिए बोलते हैं। नहीं, पर और ये कांग्रेस के तमाम बयानों को देखा जाए, जयराम रमेश कहते हैं कि भारत के पहले फासिस्ट हैं मोदी। दिग्विजय सिंह लगातार मोदी पे हमला करते चले जा रहे हैं। लगता है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी मोदी के नाम पे खौफजदा है। सपने में सोते सोते भी कांग्रेस के मंत्रियों को मोदी दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने तो पहले ही आपको कहा था, फिर आप बोलो तो मैं दोहरा देता हूँ कि चाहे मोदी हो, चाहे इब्राहिम लोदी हो या और कोई हो, हम लोग जो है किसी से बिल्कुल नहीं घबराते, बिल्कुल खौफ जता नहीं है, हर एक का मुकाबला करने को तैयार है। इससे हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको लाते हैं। और आपका ये कहना भी गलत है कि प्राइम मिनिस्टर पद के लिए मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट, कोई मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट नहीं। ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि पॉपुलर हैं कि नहीं। ये सब बेवजह की बातें नहीं, पर अगर देखा जाए कांग्रेस कोशिश क्या कर रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। आप इस वक्त मोदी का चेहरा दिखा के ध्रुवीकरण की कोशिश वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या एक बयान दे दिया ऐसा जिससे कोई पोलराइजेशन हो रही हो? एक बयान पढ़ के मेरे को बता दीजिए राजीव जी, पिछले कई महीनों का, जिससे मोदी ने कुछ ऐसा कहा हो जिससे कि ध्रुवीकरण हुआ हो। एक बयान? दसियों बयान। उनका हर बयान ध्रुवीकरण को लेकर प्रेरित है। कौन सा वाला बताइए ना कुछ। वो तो विकास की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, उसमें से बात का पतंगड़ बना के तो ऐसे पेश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं ताकि अल्पसंख्यक वोट जुट के एकदम कांग्रेस की झोली में आ जाए। कांग्रेस कभी सिर्फ अल्पसंख्यक वोट के आधार पर राजनीति नहीं करती। कांग्रेस इस देश के समूची जनसंख्या से वोट मांगती, माने कि 125 करोड़ लोगों से वोट मांगती है। ये जो है सेलेक्ट करके वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने दसियों बयान की बात की, एक मुझे पढ़ के कांग्रेस एक पढ़ के बता दीजिए। कांग्रेस हिंदुओं से भी वोट मांगती है। आपने कहा कि आप मुझे ऐसा बयान बताएंगे जिससे पोलराइजेशन होता है। मोदी का एक बयान बताइए, एक बयान बताइए। हमें एक ऐसा बयान बताइए जिससे पोलराइजेशन ना होता। आप घुमा रहे हैं। आपने बोला दसियों बयान बता देंगे, मुझे बता दीजिए, एक बयान बता दीजिए पिछले 8, 10, 12 महीने का एक बयान ऐसा जिससे कोई रीजनल डिवाइड हुई हो या पोलराइजेशन। कल का बयान ले लो, आपकी याददाश्त पे भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, करा देना चाहता हूँ। कल का बयान क्या, ये कहने में क्या आपत्ति कि मैं राष्ट्रवादी भारतीय हूं? नहीं, तो जो उन्होंने कहा, उन्होंने राष्ट्रवादी भारतीय तो नहीं कहा। तो आपको भारतीय कहने में शर्म आती है? आप गुजरात के मुख्यमंत्री हो, आपको भारतीय कहने में शर्म आती है? बोलते कि मैं आई एम नेशनलिस्ट इंडियन। जैसे सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र में इतना सब जब उसके ऊपर दबाव था, सारा मराठा और ये मराठी वाली बात हो रही थी, उसने कहा आई एम नेशनलिस्ट इंडियन। तो ये बात मोदी जी को सीखनी चाहिए। आप करो एक उदाहरण मैं 10 दे सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले बता दिया किसी समुदाय के खिलाफ बोला हो, वो तो अपनी राय दे रहे हैं। किसी के खिलाफ बोला हो, मुझे पढ़ के बताइए। पहले ही मैंने आपको बोल दिया, अब आप चुप हो गए। नहीं, मैं नहीं चुप हुआ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा बयान किसी समुदाय के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, लोगों में किसी तरीके से लड़ाई द्वेष पैदा करने का कोई बयान है कैसा? मुझे ज्यादा द्वेष पैदा करना और क्या होता है? जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। और राजनीति में गंदी बयानबाजी शुरू किसने की? 2009 के चुनाव में किसने कहा कि राहुल गांधी को साइकिल पंचर बनाने चाहिए, साइकिल की दुकान पर काम करना चाहिए, सोनिया गांधी है? ये नीचे उतर के इस तरह की घटिया बयानबाजी तो उन्होंने शुरू की थी ना। अच्छा, एक चीज हमें यह बताइए कि अभी आप फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। 20 अगस्त से आप शुरू कर रहे हैं इस योजना को। 20 अगस्त से 5 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस आता है, शायद सुना होगा आपने। तो आजादी के पर्व से आपने क्यों नहीं शुरू किया? राजीव गांधी क्या भारत के इंडिपेंडेंस डे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, भारत के इंडिपेंडेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के इंडिपेंडेंस डे पर तो बहुत योजनाएं लागू करते हैं, वो सारी योजनाएं आप भूल जाते हैं।
और इस 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं की घोषणा करेंगे। ये तो आपकी सबसे अहम योजना 15 है, गेम चेंजर योजना कहते जो हैं आप मुख्य इसको। इसमें मुख्यमंत्री कुछ मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 20 अगस्त से पहल करेंगे, लेकिन भारत सरकार नहीं, ने पर सवाल उठता है, भारत सरकार सवाल उठता है कि क्या वोट खींचने के लिए देश बड़ा है? अगर आप भारत- कह रहे हैं कि आजादी से, भूख से आजादी होगी तो 15 अगस्त से शुरू करते। राहुल जी, मैं आपको एक चीज बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस दिन अध्यादेश जारी हो गया भारत सरकार के लिए, उसी दिन से योजना लागू हो गई। तो योजना तो लागू हो चुकी है ना, उसमें 20 अगस्त की कंट्रोवर्सी बताने की कौन सी? नहीं, 20 अगस्त तो आप ही लोग कर रहे हैं कि बड़ी धूमधाम से शुरुआत होगी। मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम राज्यों में करेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से योजना चालू हो चुकी है। क्योंकि हमारी जल्दबाजी है कि जल्दी से जल्दी जनता को लाभ पहुंचे। हाँ, क्योंकि ये इस बताइए, प्रक्रिया में 6 जल्दबाजी महीने की लग आपने जाता है। बात की, इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है राजीव जी? क्या इसलिए कि आप चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए? चुनाव तो जल्दी होने नहीं, हाँ। चुनाव तो टाइम्स होंगे 2014 में, इसलिए इसको चुनाव से जोड़ने का कोई नहीं, मतलब पर नहीं। लग रहा है ना कि इतनी कोशिश सोनिया जी खुद कर रही है, धक्का लगा लगा सोनिया के। जी तो देखो, उन्होंने किसानों के कर्ज माफी के लिए बड़ी कोशिश की थी, उन्होंने मनरेगा के लिए भी बड़ी कोशिश की थी, उन्होंने सूचना के अधिकार के लिए भी बड़ी कोशिश की थी, उन्होंने शहरी विकासकरण के लिए बड़ी कोशिश की थी। तो वो तो महिलाओं के लिए भी लगा, वो जुटी रहती हैं। इस तरह की कोई चीज समाज सेवा पर तो उसके लगता लिए लगी ऐसा रहती है कि पिछले 4 साल में सरकार कुछ कहा ज्यादा काम तो कर नहीं पाई, अब लोगों को खाना खिला दो इस उम्मीद में कि आपको वोट दे देंगे। यही आपकी ऐसा है, कोशिश है। आपको लोगों के पेट में खाना जाए, गरीबों के पेट में आपको तकलीफ क्या? मुझे पहले कोई जवाब तकलीफ नहीं, दीजिए। मुझे बिल्कुल तकलीफ वो नहीं जो है। आपके जरिए आलोचना कर रहे हैं उनकी मैं पूछता, उन्हें क्या तकलीफ? हम तकलीफ की कोई सवाल ही नहीं उठता, फिर? लेकिन जो जितनी साजिश जल्द है, आप जो तक- साजिश नहीं, है वो अच्छा। ये, जो कोशिश है वो ये, आप मंशा पे सवाल है ना। आप डेडलाइन बता दो कि अभी भूखा रहने दो, 1 महीने 3 साल बाद पहले कर देते। एक अगर महीने- अध्यादेश ही लाना था तो पिछले साल ले आते देखिए, अध्यादेश। ऐसा है ना कि इस पर लगातार पहले स्टैंडिंग कमेटी में 2-2 बार तो स्टैंडिंग कमेटी में गया, सबने विचार विमर्श किया, जगह जगह सराह ली गई, इस सब प्रक्रिया में टाइम लिया। और हम तो पिछले सत्र में ही लाना चाहते थे, लेकिन सदन नहीं चलने दिया गया। ऐसा थोड़ा था कि हम आज ना जनता चाहते। को मतलब ये निकल के आ रहा है कि अब सरकार नहीं, चाहती है जनता कि को- नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाए, जनता को कि उससे ज्यादा चल नहीं पाएगी। जनता को बिल्कुल इसमें, जनता को कोई आपत्ति नहीं, जनता बहुत खुश है। देश की जनता खुश है। 70-80 करोड़ लोगों के पेट में अगर सस्ता अनाज जाएगा, अगर उनको जो है 3 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, 2 रुपए किलो चावल मिलेगा, 1 रुपए किलो ज्वार बाजरा मिलेगा, तो उससे खुश होना चाहिए लोगों को। मेरे ही समझ में नहीं आ रहा। और राज्य सरकारों के जरिए होगा तो राज्य सरकार तो विपक्ष की भी है, सबको खुश होना चाहिए। जनता कुछ फायदा तो मिल रहा है, इसमें क्या परेशानी है आपको? चलिए, आपने अपनी बात रखी, जनता खुश है या नहीं ये जनता आपको बता देगी। आपने हमें वक्त दिया राजीव जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी राजीव शुक्ला से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।